नमस्कार, जय श्री राम। रशिया को लेकर के बात करनी थी, मैंने पोस्ट भी लिखी थी फ़ेसबुक पे, लेकिन कुछ ऐसे नक्षत्र लगे हुए हैं कि जब भी मैं उसकी बात करने की वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ, या तो बैठ नहीं पाता हूँ और आज सवेरे वीडियो पूरा रिकॉर्ड किया और बाद में पता चला कि पूरा ब्लर हो गया है और अ, उसके कारण उसको हम कर नहीं पाए, मतलब पोस्ट नहीं कर पाए। तो फिर से रिकॉर्ड कर रहे हैं और देखिए, रशिया और इंडिया की रिलेशनशिप को आप इस तरीके से देख सकते हैं कि ये 47 के बाद से चली आ रही एक रिलेशनशिप है और प्रॉब्लम ये थी कि नेहरू जी प्राइम मिनिस्टर बने इंडिया के और नेहरू का झुकाव थोड़ा-सा सोशलिज्म और कम्युनिज्म की तरफ था। नेचुरल सी चीज़ है क्योंकि अगर आप कैपिटलिस्ट और इंपीरियलिस्ट सिस्टम से आज़ादी लेकर के आ रहे हैं, तो आपकी सोच हमेशा उसके अगेंस्ट जो भी आइडियोलॉजी होगी, उसकी तरफ टिल्ट करती हुई होगी। जैसे भगत सिंह थे, तो वो भी कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को फॉलो करते थे। ऐसे ही अ, नेहरू की भी अप्रोच रही और उस चक्कर में ये अ, रशिया की तरफ टिल्ट कर गए। लेकिन क्योंकि नेहरू शायद एक कमज़ोर पर्सनैलिटी के इंसान थे और डोमिनेंट फोर्सेस को मतलब वो बड़ी जल्दी सरेंडर कर देते थे, बड़ी मीकली काम कर देते थे उनके सामने। तो ब्रिटिश अब अगर आप ब्रिटिश उसको देखें तो उसके साथ भी उन्होंने ऐसा किया कि झुक के चले, चाइना के साथ भी झुक गए और रशिया के साथ तो झुक के क्या लेट ही गए थे। तो रशिया के साथ इंडिया की रिलेशनशिप थी, रशिया ने हमेशा इंडिया को सपोर्ट भी किया, हेल्प भी किया, वेपन्स से लेकर के हर चीज़ में। लेकिन वो एक मास्टर स्लेव रिलेशनशिप कह सकते हैं जिसमें कि रशिया मास्टर था और इंडिया एक स्लेव वाली पोजीशन में था, हाथ जोड़ के खड़ा हुआ देश, सरेंडर की मुद्रा में। तो रशिया के साथ ये रिलेशनशिप चलती आ रही थी। 2014 के बाद, मोदी जी के आने के बाद क्या हुआ कि आपने देखा होगा कि खबरें भी कुछ ऐसी आई बीच में कि भारत और रशिया की रिलेशनशिप में स्ट्रेन्स आ रहे हैं, तनाव आ रहे हैं, टेंशन्स आ रहे हैं और मोदी अमेरिका के पाले में जाने के चक्कर में रशिया जो हमारा पुराना दोस्त है उसको खो रहे हैं। इस टाइप की बहुत सारी चीजें समझ में आ रही थी। वहां पे एक्चुअली हो ये रहा था कि नरेंद्र मोदी के आने के बाद एक मेजर शिफ्ट जो हुआ, वो शिफ्ट ये हुआ कि मोदी का ये कहना था कि भारत एक बहुत बड़ा देश है, बहुत पुरानी कल्चर और संस्कृति है हमारी, हमारी लैंग्वेज से लेकर के सब कुछ हमारा अपना है। तो ऐसे में भारत कभी किसी देश के मतलब किसी से भी रिलेशनशिप रखेगा तो बराबरी के लेवल पे रखेगा। मतलब हम आँखें मिला के बात करेंगे, ना आँखें झुका के बात करेंगे, ऐसा नहीं होगा। तो रशिया के साथ प्रॉब्लम ये थी कि हम आज तक उनके साथ हाथ जोड़ करके घुटने के बल बैठ करके बात किया करते थे और रशिया को भी उसकी आदत थी। वो 4-5 साल जो 2014 से 19 का पीरियड है, उसमें ये रिलेशनशिप रीडिफाइन होनी शुरू हुई। हमारी यही कोशिश पूरी दुनिया में रही कि हम सबके साथ बराबरी का वो करें। इसमें अगर आप देखेंगे तो अफ्रीका के जो देश हैं, जो हमसे बहुत छोटे भी हैं, सब कुछ है, उनके साथ भी भारत एक बराबरी का व्यवहार करता है। और ये अभी जो कोविड के टाइम पे डिप्लोमेसी हुई, जिसमें वैक्सीन और बाकी सारी चीज़ें दी गई, उसमें भी भारत ने कोई भेदभाव नहीं किया कि हम किस देश को देंगे, किसको नहीं देंगे या किसको पहले देंगे, किसको इग्नोर करेंगे। छोटे-छोटे देश जिनकी कुछ लाख की पॉपुलेशन थी, उन तक भी भारत ने वैक्सीन पहुँचाई। कुछ देश जो गरीब थे, कमज़ोर थे, उनको फ्री में वैक्सीन पहुँचाई। खुद अपने प्लेन से अपने खर्चे पे भेज के पहुँचाई। तो इंडिया ने सबको एक बराबर पे रखा, एक बराबर का सम्मान दिया, रिस्पेक्ट दिया और आज उसका रिज़ल्ट है कि भारत ग्लोबल साउथ का 125-30 देशों का एक लीडर टाइप की पोज़ीशन में बैठा हुआ है और ये सारे देश जो हैं, ये दुनिया से बात करने के लिए भारत को माध्यम बनाना चाहते हैं। भारत उनकी आवाज़ बन के दुनिया से बात करे। तो
ये जो एक रीसेट हो रहा था, ये रशिया के साथ भी हो रहा था रिलेशनशिप में, कि हम उनको ये समझाने की कोशिश कर रहे थे कि भाई साहब, हम और आप बराबरी के दर्जे पे एक बहुत पुराना रिलेशन है, बहुत अच्छे दोस्त हो सकते हैं और अगर हम एक-दूसरे को एक बराबर का मान के चलें और मेरे ख़्याल से 2019 के बाद जब मोदी दोबारा आए, तब तक में रशिया के अंदर भी एक चेंज आ गया था और उन्होंने भी भारत को उस तरीके से एक्सेप्ट करना शुरू किया। और आज जो रिलेशनशिप है, अगर आप देखें, तो ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग मोड़ पे जयशंकर जी की विज़िट हो रही है। मोड़ ऐसा है कि अमेरिका अपनी कूटनीति और हर तरीके की जो पॉलिसी है, उसको लेके एक भस्मासुर टाइप के रोल में आ गया है। क्योंकि शायद अमेरिका को ये रियलाइज़ेशन हो गया है कि अब उनका वो जो वर्चस्व है दुनिया पे डॉलर को लेकर के जो उनकी एक मोनोपोली थी, उसको बहुत सारे देश दुनिया के अपोज़ कर रहे हैं और तोड़ना चाहते हैं। ऐसे में रशिया उनका नुकसान ज़्यादा कर रहा है जो उनके साथ रहे हैं। ये अमेरिका उनका नुकसान ज़्यादा कर रहा है जो उसके साथ रहे हैं, जैसे यूरोप। अब बैठे-बिठाए यूरोप के खिलाफ उन्होंने एक एक युद्ध लगवा दिया वहाँ यूक्रेन वाला। अब यूक्रेन वाले युद्ध में यूक्रेन को फाइनेंस करना और यूक्रेन को हथियार देने के चक्करों में और रशिया को घेरने के नाम पे अमेरिका ने पूरे यूरोप की एनर्जी सिक्योरिटी जो है उसको तहस-नहस करके रख दिया, जिसके कारण यूरोप आज की डेट में एक फाइनेंशियल क्राइसिस में घुस गया है। जहाँ उनके इन्फ्लेशंस हो गए हैं, रेट्स बढ़ गए हैं, उनका जो राशन-पानी पूरा यूक्रेन से आराम से आता था, उनके तेल और गैस की सप्लाई हमें रशिया से बहुत अच्छी बनी हुई थी, सब तहस-नहस हो गया है। और यूरोप के कई देश तो बहुत स्ट्रगलिंग वाली पोज़ीशन में आ गए हैं। इवन इंग्लैंड और जर्मनी की हालत खराब है महँगाई को लेकर के और बाकी सारी चीज़ों को लेकर के। यूरोप के अंदर आपने देखा होगा धड़ाधड़ सरकारें बदल रही हैं, चुनाव हो रहे हैं तो कट्टरपंथी सरकारें आ रही हैं क्योंकि वहाँ के लोग अपनी हालातों से परेशान हो गए हैं। तो ये हरकत अमेरिका की हुई है। उसने पूरे यूरोप का बैंड बजा दिया, वो यूरोप जो आँख बंद करके अमेरिका के पीछे-पीछे चलता था। तो ऐसे ही जहाँ अमेरिका को ये मालूम है, अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट को ये लगता है कि चाइना जो है, वो एक उनके लिए खतरा है। वो कर क्या रहे हैं, वो उनकी जो गवर्नमेंट है ख़ास तौर से, उनके एस्टेब्लिशमेंट का जो डिफेंस डिपार्टमेंट है, उसका ये कहना है कि चाइना के लिए हमको भारत को अपने साथ लेके चलना है। हो बिल्कुल उल्टा रहा है। वहाँ की गवर्नमेंट जो है, वो हर कोशिश कर रही है कि वो किसी न किसी तरह से भारत के साथ कुछ विवाद पैदा करे। इसी कड़ी में उन्होंने वो कनाडा को उकसा करके निज्जर वाला एक आरोप लगवा दिया। उसके बाद पन्नू को लेकर के ये खुद आ गए सामने कि ऐसा है। बीच में इन्होंने एक हंगामा मचा दिया कि बाइडेन भारत का इन्विटेशन कैंसल कर दिए हैं। जबकि भारत की तरफ से देखा जाए तो भारत ने कोई उनको फॉर्मली इनवाइट किया ही नहीं था। क्योंकि एक फॉर्मल इन्विटेशन होता है और उसके बाद ऑफिशियल कंफर्मेशन आता है कि हमने इनको इनवाइट किया और ये इस बार हमारे गेस्ट होंगे 26 जनवरी के। तो इंडिया की तरफ से ऐसा कोई डॉक्यूमेंटेशन, पेपर वर्क, लेटर्स वगैरह नहीं इश्यू हुए थे। मोदी जी ने बाइडेन से वर्बली बात की थी कि आप आ सकते हैं क्या 26 जनवरी को? और अमेरिका के ही राजदूत एरिक गारसेटी ने वो मीडिया के सामने ये चीज़ बोल दी, जो कि नहीं बोलनी चाहिए थी। क्योंकि 2 लीडर्स के बीच में कुछ इन्फॉर्मल या कैजुअल बातचीत होती है, जिसका कि ऑफ़िशियली कोई वो नहीं होता है। साइडलाइन्स पे बातें होती हैं या बैठक होती है, तो उसमें बहुत सारे इश्यूज़ रखे जाते हैं और मीडिया के सामने उसमें से कुछ ऑफ़िशियल चीज़ें जो जिन पे ऑलरेडी हमारी कोई लिखा-पढ़ी हो रही है, बातचीत हो रही है, सिर्फ़ उनका ज़िक्र होता है। कैजुअल बातचीत का नहीं होता है। लेकिन एरिक गारसेटी वहाँ के जाने-माने लेफ्टिस्ट किस्म के व्यक्ति हैं। उन्होंने ये बात मीडिया में लीक कर दी और उसके बाद एक हंगामा बनाया गया
कि बाइडेन ने विजिट कैंसिल कर दी, जबकि फैक्ट ये है कि उस वर्बल इनविटेशन के बाद मोदी जी के ऑफिशियली भारत की तरफ से कोई फॉलो अप हुआ नहीं था उस पे। तो ये हरकतें हुई हैं अमेरिका की तरफ से, जिससे कि लगातार भारत को मतलब एक नीचा दिखाने का, भारत को टारगेट करने का, भारत को तंग करने का एक एजेंडा टाइप का अमेरिका की तरफ से चलता हुआ दिखाई दिया। ऐसे में इंडिया और रशिया के बीच में एक थोड़ा-सा गैप सा दिखने लगा था रिलेशनशिप में। रिलेशनशिप्स अपनी जगह सब ठीक-ठाक थी। कुछ उतार-चढ़ाव, कुछ ऊंच-नीच से आ रहे थे, क्योंकि भारत के भी उतार-चढ़ाव चल रहे थे अमेरिका के साथ रिलेशनशिप में। जैसे ही यहाँ पे कुछ अच्छा होने लगता था, तो उसके रिएक्शन में रशिया की तरफ से कुछ ना कुछ भारत के अगेंस्ट में तो नहीं कहा जाएगा, लेकिन कुछ ना कुछ नेगेटिव रिस्पॉन्स वहां से आती थी। जैसे कभी स्टेटमेंट आ जाती थी उनके फॉरेन मिनिस्टर की कि हमारे पास बहुत रुपया पड़ा है और हम इतने रुपयों का करेंगे क्या, रुपीज में हम ऑयल बेच रहे हैं इंडिया को, और बदले में हम इंडिया से क्या खरीदें, क्या करें। या कभी आ जाता था कि अब हम इतने डिस्काउंट्स नहीं दे पाएंगे, हम डिस्काउंट कम कर रहे हैं, तो डिस्काउंट कम कर देते थे। तो वो भी रशिया की तरफ से भी हॉट ब्लो कोल्ड टाइप की चीज चल रही थी। तो इंडिया को एक डिसाइड करना था कि इंडिया को एक स्ट्रांग प्रायोरिटी किसको दे करके चलना है। ऐसे में इंडिया को ये चूज करना था कि हमारा आज तक सपोर्ट कौन करता आया है, पहला चीज। और दूसरा, हमको क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज जो है वो कहाँ से मिल सकती हैं। अब क्रिटिकल टेक्नोलॉजी की बात अगर की जाए तो बहुत सारी होती हैं, जैसे कि न्यूक्लियर सबमरीन। अब एक सबमरीन के अंदर एक न्यूक्लियर रिएक्टर फिट करके और उसके पावर से सबमरीन को चलाना, ये बड़ा एक डिफरेंट काइंड टाइप की चीज है, क्योंकि छोटा सा न्यूक्लियर रिएक्टर बना के उसको सबमरीन के अंदर डालना और उसको स्टेबल रखना एक टेक्निकल चैलेंज है। और ये न्यूक्लियर सबमरीन की टेक्नोलॉजी जो है, ये गिनती की कंट्रीज के पास है। मेन उसमें से रशिया और अमेरिका है। तो इंडिया को ये पता है कि अमेरिका हमको कभी न्यूक्लियर सबमरीन की टेक्नोलॉजी नहीं देगा, जबकि रशिया से हमारे पास आई थिंक 2 सबमरीन्स लीज पे हैं ऑलरेडी, न्यूक्लियर सबमरीन्स। तो हमारे को उन्होंने तो सबमरीन ही हैंड ओवर कर दी है, कल मांगेंगे तो वो टेक्नोलॉजी भी देंगे। इससे पहले एक इंस्टीट्यूशनल मेमोरी इंडिया की है कि हम क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन जो है वो मांग रहे थे, और वो रशिया देने को तैयार था। उस पे भी सैंक्शंस और बहुत सारी चीजें लगा करके उसको रोकने का काम अमेरिका ने किया कि हमको क्रायोजेनिक रॉकेट टेक्नोलॉजी ना मिले। उसके बाद हमारे साइंटिस्ट्स ने उसको डेवलप करने की कोशिश की, तो उसमें भी सीआईए ने बहुत सारे हमारे साइंटिस्ट्स को टारगेट किया। हमारे कम से कम 40-50 साइंटिस्ट्स की हत्याएं हुई। और नंबी नारायण वाला एक केस पूरा आपने देखा होगा, मूवी भी आई थी उस पे। तो वो सारा खेल भी खेला गया। तो अमेरिका का रोल इंडिया के अगेंस्ट में बहुत सारे केसेस हैं, बहुत सारे किस्से हैं कि जिसमें अमेरिका ने खुल करके इंडिया के अगेंस्ट में काम किया है, और इंडिया को टेक्नोलॉजिकल बहुत सारी चीजों पे नहीं दिया है, रोका है। सुपर कंप्यूटर्स हमने मांगे थे, वो नहीं दिए थे उन्होंने। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो दो कंट्रीज, फ्रांस और रशिया, ये दो ऐसी कंट्रीज हैं जो कि टेक्नोलॉजिकली इंडिपेंडेंट हैं। मतलब अमेरिका की के लेवल पे इनके पास भी टेक्नोलॉजी है, और इन्होंने कभी हमें मना नहीं किया। ये दो कंट्रीज ऐसी हैं कि जो टेक्निकल प्लेटफॉर्म पे हमको काम करना है, जो कुछ हमने मांगा है, या तो इन्होंने प्रोडक्ट हमको दे दिया है और या टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफर की है। अमेरिका ना प्रोडक्ट देता है और ना टेक्नोलॉजी देता है, वो एक लेवल से नीचे ही आपको रखना चाहता है हमेशा। तो जैसे फॉर एग्जांपल अमेरिका का मोस्ट एडवांस प्लेन है F-22 रैप्टर। वो F-22 रैप्टर किसी को नहीं बेचता दुनिया में। इवन अमेरिका, मतलब इंग्लैंड और जापान और इस टाइप के जो उसके बिल्कुल क्लोज एलाइज हैं, वो प्लेन उनको भी नहीं बेचता। प्लेन ही नहीं बेचता, टेक्नोलॉजी तो दूर की बात है, वो छूने भी नहीं देता किसी को वो प्लेन।
क्योंकि वो उनका ये मानना है कि ये प्लेन नेक्स्ट जनरेशन है, बहुत एडवांस है। F-35 है, वो भी उसने गिनती के लोगों को दिया हुआ है, लेकिन F-35 का एक वर्जन ऐसा है जो कि एक्सक्लूसिवली अमेरिका यूज करता है, वो भी किसी को नहीं देते हैं। तो ये एक अमेरिका की प्रॉब्लम है, जबकि रशिया के साथ ऐसा है कि जो वेपन, जो इक्विपमेंट वो यूज कर रहे हैं, वो लेटेस्ट जो भी है, वो ऑफर कर देते हैं कि आप भी ले लो। फ्रांस के साथ भी यही है। जो रफाल हमारे पास आए हैं, वो रफाल आज की डेट में भी फ्रांस की एयरफोर्स यूज करती है। तो ऐसा नहीं है कि फ्रांस की एयरफोर्स कोई एडवांस प्लेन यूज कर रही, हमको उससे पीछे वाला मॉडल दिया गया है, ऐसा नहीं है। जो लेटेस्ट है, इनफैक्ट जो लास्ट लास्ट में रफाल हमारे पास आए हैं, वो फ्रांस की एयरफोर्स में जो ज्यादातर रफाल है, उससे एडवांस रफाल हमको आए हैं, क्योंकि ये बिल्कुल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, अपग्रेड्स हैं, उसके हिसाब से हैं। वो उन्होंने हमको दिया है, अब वो अपनी एयरफोर्स में उसको बना के इंडक्ट करेंगे। तो हुआ ये कि बाइडेन वाले नाटक के बाद इंडिया ने तुरंत फ्रांस के प्रेसिडेंट को इनवाइट कर लिया, और उसके बाद जयशंकर साहब की विजिट डिसाइड कर दी गई कि वो रशिया जाएंगे। और डिसाइड विजिट भी ऐसी कि 6 दिन की, 25 तारीख से लेकर के 6 दिन। तो आप समझिए कि 31 तक वो वहां रहेंगे, या हो सकता है कि फर्स्ट जो न्यू ईयर है उस पे वो वापस आए। तो ये एक वेकेशन और फेस्टिवल का टाइम होता है, और ऐसे में जहां वेस्टर्न सोसाइटीज में देखा जाए तो उनका फाइनेंशियल से लेकर के सारा मार्केट आर्केट सब बंद हो जाता है, और छुट्टियों का एक माहौल शुरू हो जाता है क्रिसमस के बाद न्यू ईयर तक। और उनके गवर्नमेंट और उनके मिनिस्टर्स और सारे लोग छुट्टियों पे चले जाते हैं इधर उधर। वैसे में हमारे जयशंकर साहब रशिया में बैठे हैं, और रशिया में भी उनका बहुत अच्छे से स्वागत हुआ है, सब कुछ हुआ है। उन्होंने, जयशंकर साहब ने कुछ कैजुअल फोटोग्राफ्स भी पोस्ट किए हैं। वहां पे जो उनके सरगेई लैवरोव हैं, फॉरेन मिनिस्टर, 2 दिन तक लगातार एंगेज रहे हैं जयशंकर साहब के साथ। लाइन से मीटिंग्स हुई हैं। न्यूक्लियर प्लांट की एक डील थी, कुडनकलम पावर प्लांट की, उसमें भी इंसिडेंटली अमेरिकन एजेंसीज ने बहुत अड़ंगा लगा के रखा हुआ था, और बहुत विरोध प्रदर्शन क्रिश्चियन मिशनरीज वगैरह के थ्रू वहां पे करवाया गया, एनजीओज के थ्रू। बहुत नाटक नौटंकी चलती रही है कुडानकुलम प्लांट को लेकर के। तो उस प्लांट का भी एक्सपेंशन और बाकी सारा जो काम रुक गया था, वो एग्रीमेंट्स वगैरह फाइनल हो गए हैं, और वो काम आगे चल रहा है। वो रशिया के साथ हम बना रहे हैं। और उसके अलावा वेपन्स को लेकर के भी रशिया के साथ एक्चुअली होता ये था कि पहले रशिया बने हुए वेपन्स, वहां से रशिया के बने बनाए वेपन्स सीधे सीधे इंपोर्ट होते थे इंडिया। अब हमारा ये कहना है कि हमने मेक इन इंडिया प्रोग्राम शुरू किया हुआ है, तो या तो आपकी रशियन कंपनीज इंडिया आकर के मैन्युफैक्चरिंग करके हमें माल सप्लाई करें, और या हमारी किसी कंपनी के साथ आप जॉइंट वेंचर कर लें, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर दें, और यहाँ पे बन जाएगा, हमें आपके सामान लेने से कोई दिक्कत नहीं है। तो काफी हद तक उस पे भी कुछ सहमति बन रही है। दूसरी चीज क्या है कि रशिया और चाइना की क्लोजनेस बढ़ रही थी, और ये एक खतरनाक सी स्थिति थी। रशिया भी इसमें कंफर्टेबल नहीं था, वो नहीं चाहते थे चाइना के साथ हम बहुत ज्यादा क्लोज हों, लेकिन यूक्रेन वॉर के बाद एक सैंक्शन वाली स्थिति आ गई थी, और उसमें चाइना के अलावा रशिया को कोई बड़ा एक साथी मिल नहीं रहा था। दूसरा साथी हम होते। हमको अमेरिका रशिया से अलग करके चाइना को रशिया की क्लोज करने की कोशिश कर रहा था। रशिया इसमें कंफर्टेबल नहीं था। तो यहां पे भी इंडिया का रोल आता है, और इंडिया को वो ऑफर कर रहे हैं कि आप हमारे साथ आर्कटिक में पार्टनरशिप करिए, हमारे साथ। हमारे यहाँ जो कंपनियां या जो बिजनेसेस वेस्टर्न कंपनीज छोड़ करके गई हैं, वो कह रहे हैं कि इंडियन बिजनेस हाउसेस जो हैं वो आए और इन बिजनेसेस को टेक ओवर करें और चलाएं। तो रशिया भी चाहता है कि चाइनीज ना आए, उनके साथ चाइनीज की क्लोजनेस ना हो, वो जगह वो इंडिया को देना चाहते हैं। तो ये एक रिलेशनशिप है, और इसको एक सेंटेंस में जयशंकर जी ने डिफाइन किया जब उन्होंने बोला कि द ओनली कांस्टेंट इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स इज इंडिया रशिया रिलेशनशिप।
मतलब भारत और रूस की जो संबंध हैं, वो ही एकमात्र स्थायी संबंध हैं दुनिया की राजनीति या कूटनीति में, बाकी सब अस्थायी है। तो वहां पे उन्होंने एक मैसेज दे दिया चाइना को भी और अमेरिका को भी कि भारत और रशिया की जो रिलेशनशिप है, जो हमारे संबंध हैं, वो तो एज इट इज रहेंगे। उसको हम किसी के लिए चेंज नहीं करेंगे, बदलेंगे नहीं। चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो चाइना हो, और हमारी जगह कोई ले नहीं सकता रशिया के अंदर। ये चीज उन्होंने चाइना को भी इशारे से बता दी। तो काफी एक सिग्निफिकेंट ट्रिप है, और इससे भारत का और रशिया का ट्रेड और बहुत सारी चीजें, और प्लस रूपी रूबल जो एक इशू चल रहा था कि रूपी रूबल में ट्रेड कैसे करेंगे, वहां प्रॉब्लम ये हो रही है कि हम लोग ऑयल बहुत ज्यादा परचेज कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिक सी बात है कि हम रुपी में उनको बहुत सारी पेमेंट कर रहे हैं। लेकिन रशिया के पास ऑप्शन नहीं था कि वो इंडिया से क्या, उस रुपए का भाई क्या करेंगे, वो पलट के इंडिया से कुछ खरीद सकते हैं। प्रॉब्लम ये है कि कमोडिटीज हमको मतलब चाहिए नहीं है, क्योंकि रशिया मेनली क्या करता है, ऑयल बेचता है, आयरन और मिनरल और बाकी कोल और इस टाइप की बहुत सारे जो मिनरल्स हैं, वो रशिया सेल करता है। तो हम ऑयल तो उनसे खरीद ही रहे हैं, हमसे क्या खरीद सकते हैं? तो उसमें इंजीनियरिंग और बहुत सारी चीजें रशिया में खुद बनती हैं। फूड ग्रेन्स जो हम एक्सपोर्ट करते हैं, रशिया को उसकी जरूरत नहीं है, वो भी एक्सपोर्टर हैं बड़े फूड ग्रेन के। तो दूसरी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे ऑटोमोबाइल है। अब सारी ऑटोमोबाइल कंपनीज वहां से छोड़ के जा चुकी हैं, सब जगह चाइनीज कंपनीज आ गई। रशिया का कहना है कि इंडियन ऑटोमोबाइल कंपनीज रशिया में इन्वेस्ट करें, रशिया में ला करके गाड़ियां बेचें। अभी तक उस पर कोई खास कार्रवाई हुई नहीं है, क्योंकि इंडिया में जो मेजर कंपनीज हैं, जैसे टाटा है, महिंद्रा है, इनके वेस्टर्न कंट्रीज में बहुत बड़ी बड़ी मार्केट्स हैं, और इनको डर लगता है कि अगर हम रशिया में जाके इन्वेस्ट करेंगे या वहां पे मैन्युफैक्चरिंग शुरू करेंगे या रशियन मार्केट में हम उतरेंगे, तो हमारे ऊपर ये वेस्टर्न मार्केट्स में सैंक्शन लग जाएगा, हमारा वहां से बिजनेस खत्म होगा। तो इंडिया को उसका कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकालना पड़ेगा, ताकि हम ऑटोमोबाइल का एक्सपोर्ट कर सकें। ऐसे ही बहुत सारे हैं, गारमेंट्स हैं, कपड़े हैं, इन सब चीजों का एक्सपोर्ट होना है, मोबाइल फोन्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स हैं। ये सारी चीजें हम चाइना की जगह रशिया को हम दे सकते हैं। तो इसमें इंडियन गवर्नमेंट कोशिश करेगी कि जो इंडियन मैन्युफैक्चरर्स हैं अलग अलग फील्ड के, ये किसी तरीके से रशिया को माल सप्लाई करना शुरू करें, वहां पे अपना वेयर हाउसेज, अपना वर्कशॉप्स और सर्विस सेंटर्स और सब कुछ वहां पे स्टैब्लिश करके और प्रॉपर तरीके से ऑपरेट करें, डीलरशिप्स ओपन करें। तो एक फ्रूटफुल रिलेशनशिप है, और एक पॉजिटिव सिग्नल देने की कोशिश कर रहे हैं। और जयशंकर जी ने जिस हिसाब से अपनी फोटोग्राफ्स पोस्ट की हैं, वो नॉर्मली करते नहीं है। ये कैजुअल टाइप की फोटोग्राफ, अकेले खड़े हुए हैं किसी बिल्डिंग के सामने, किसी मॉन्यूमेंट के सामने, तो वो एक दर्शा रहा है कि एक जैसे बोला जाए कि आप एक ऑफिशियल विजिट पे नहीं गए हो, बल्कि आप अपने किसी फ्रेंड के घर पे कैजुअली मिलने गए हो। ये उस टाइप का एक सिंबोलिज्म दिखाने की भारत की तरफ से कोशिश हो रही है कि रशिया के साथ जो हमारी रिलेशनशिप है, रशिया इज लाइक अ सेकंड होम टू अस। आगे जाकर के आपको दिखाई देगा। और रशिया के साथ सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि रशिया के लोगों के अंदर भारतीयों के लिए और भारत में रशियंस के लिए एक बड़ा पॉजिटिव वो है, रिलेशनशिप है, जिसमें कोई भेदभाव या ऐसी चीजें नहीं है। तो आगे मेरे को लगता है कि 10 एक साल के बाद रशिया में आपको बहुत सारे इंडियंस दिखाई देंगे, और फ्रीक्वेंटली रशियन रशिया के साथ इंडिया का आना जाना, ट्रेड, व्यापार, बिजनेस सब कुछ होगा। क्योंकि अगले कुछ 3 साल 4 साल के अंदर एक ग्लोबल फाइनेंशियल रीसेट हो सकता है, जो कि 24 में ही स्टार्ट हो जाएगा। अब ट्रिगर कैसे होगा, क्या होगा, पता नहीं, लेकिन होगा। और उसके लास्ट में जो उसका मॉरल आएगा, मॉरल ऑफ द स्टोरी, वो ये आएगा कि डॉलर विल एंड। उसका जो डोमिनेंस है वर्ल्ड करेंसी के रूप में, वो ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा। ये अगर होता है, तो आप समझिए कि उसके बाद रशिया विल इमर्ज एज अ रिचेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड।
मतलब आज अगर आप जो बात करते हैं कि अमेरिका बहुत रिच कंट्री है, या यूरोप में स्विट्जरलैंड वगैरह वेरी रिच कंट्रीज, और लोगों का सपना होता है कि हम वहां जाकर के सेटल हों, काम करें और पैसा कमाएं, तो आप समझिए कि 2025 से लेके 2050 के बीच में, नेक्स्ट 25 साल, रशिया विल बी द रिचेस्ट कंट्री। तो आज अगर किसी को इंडिया से बाहर निकल कर कोई काम या बिजनेस करना है, कुछ करना है, मेरे समझ से रशिया एक बहुत अच्छी डेस्टिनेशन है, बहुत अच्छी चॉइस है, और वहां पे बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं। और ग्रोथ उस इकोनॉमी की इसलिए क्योंकि इट इज अ मिनरल रिच कंट्री, रिसोर्सेज उनके पास बहुत ज्यादा हैं, और जिसके पास रिसोर्सेज होते हैं उसकी वेल्थ बहुत ज्यादा बढ़ती है तेजी से। तो इसलिए रशिया के लिए एक पॉजिटिव ग्रोथ का पीरियड आने वाला है, इंडिया के लिए एक पॉजिटिव ग्रोथ का पीरियड है। और ये दोनों कंट्रीज अगर मिलकर के एक सिनर्जी में काम करती हैं, जैसे इंडिया के पास मैन पावर बहुत है, रशिया के पास मैन पावर की शॉर्टेज है। उनके पास फैक्ट्रियां बहुत बड़ी बड़ी हैं, लेकिन उनको चलाने के लिए लोग नहीं। इंडिया के पास लोग बहुत सारे हैं, अनएम्प्लॉयड हैं, एजुकेटेड हैं, क्वालिफाइड हैं, हर तरह का मैन पावर है। तो दोनों कंट्रीज अपनी सिनर्जीज को मिला करके एक दूसरे के लिए काफी बेनिफिशियल काम कर सकती हैं, और शायद इंडिया ने चूज कर लिया है, क्योंकि अमेरिका तो अब भस्मासुर बना बैठा है, उसके साथ और उसके पास जो भी आता है वो उसका सत्यानाश कर रहा है इस समय। मतलब यूक्रेन की जो हालत की है, यूक्रेन के चक्कर में यूरोप की जो उन्होंने हालत की है, और उसके बाद अभी इसराइल में जो आग लगी हुई है, उस चक्कर में अभी मिडिल ईस्ट वालों की सांसें अटकी हुई हैं। अमेरिका अपने जहाज खड़े करके तो बैठा है, लेकिन कर कुछ नहीं रहा। अब ये सऊदी अरब और बाकी देशों को, जो इनके खास दोस्त हुआ करते थे अमेरिका के, आज इनको भी ये टेंशन हो रही है कि ये हम लोगों को भी मरवाएगा। अभी अगर युद्ध फैल गया वहां पे, क्योंकि ईरान तो दंदनाता घूम रहा है और वो सब कुछ कर रहा है, कल को अगर ईरान ने पकड़ के सऊदी अरब को ठोकना शुरू कर दिया तो सोचिए क्या होगा। तो सबकी हालत खराब है, और सबको ये लग रहा है कि ये अमेरिका जो है वो इस समय अजीब सी काम कर रहा है, ये जगह जगह आग लगाता फिर रहा है। तो ऐसे में इंडिया ने एक समझदारी वाला काम किया है कि यार इनको छोड़ो, अभी तो हम अपनी रशिया के साथ जो पुरानी, दशकों पुरानी एक संबंध है, उसको मजबूत करें और फ्यूचर की तरफ देखें। रही बात अमेरिका की, तो अमेरिका की इकोनॉमी वैसे ही डामाडोल वाली स्थिति में है, और अगर डॉलर का कुछ हो गया, जो कि होने की पूरी पूरी संभावनाएं हैं, तो अमेरिका की तो हालत खराब हो जाएगी, उसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि उनका जो डेट है वो $35 ट्रिलियन को क्रॉस कर गया है, ये करने वाला है। और इतने बड़े डेट को लेकर के, कि जो अमेरिका की जीडीपी है वो मेरे ख्याल से 20 एक ट्रिलियन के आसपास की है। अब 20 ट्रिलियन की जीडीपी है और 35 ट्रिलियन का डेट है उसके ऊपर, तो वो वैसे ही कोलैप्स के संकेत है। मतलब जीडीपी से आपका 75% के आसपास डेट हो जाए या क्रॉस करने लगे, तो खतरे की घंटी बजने लगती है। इनका तो 20 ट्रिलियन के जीडीपी के ऊपर 35 का डेट है, तो मतलब आप समझ लीजिए कि वो ऑलमोस्ट 200% हो गया है जीडीपी का। तो ये तो ऑलरेडी रेड लाइन में बैठे हुए हैं। ऐसे में अगर डॉलर का कुछ हो जाता है तो अमेरिका के लिए हालात बहुत खराब हो जाएंगे। तो वैसी हालत में अमेरिका एक स्ट्रगलिंग पोजीशन में आ जाएगा, और वो दिखने लगा है, क्योंकि अमेरिका आज की डेट में किसी भी युद्ध में डायरेक्ट घुसने की हिम्मत नहीं कर पा रहा है, लेकिन अपनी डोमिनेंस बचाने के लिए वो इधर उधर आग लगाते फिर रहे हैं, ताकि दुनिया को अगर वो उन्होंने सुकून से छोड़ दिया, शांति से छोड़ दिया, तो सारे लोग डेवलप हो जाएंगे, सब आगे बढ़ जाएंगे, सब अपनी करेंसीज में डील करना शुरू कर देंगे, और अमेरिका धीरे धीरे फेड आउट हो जाएगा। तो वो नहीं चाहते हैं कि ऐसा हो। अगर वो कोलैप्स होने वाले हैं तो वो चाहते हैं कि पूरी दुनिया साथ में कोलैप्स हो। तो और वही कुछ माइंडसेट चाइना का है, क्योंकि चाइना और अमेरिका की इकोनॉमीज एक दूसरे से बहुत ज्यादा कनेक्टेड है। तो ये एक प्रॉब्लम आ रही है। तो ऐसी हालत में जहां पे चाइना की भी हालत खराब है, अमेरिका की भी हालत खराब है, और ये दोनों चाहते हैं कि इनके आसपास जो भी हैं सबको डुबो दें साथ में, इस चक्कर में इन्होंने यूरोप का सत्यानाश करवा दिया। तो इंडिया नहीं चाहता है कि वो इस पोजीशन में फंसे इनके साथ, और इंडिया ने चूज किया है कि रशिया के साथ अपनी पोजीशंस को बेहतर बनाया जाए, स्ट्रांग किया जाए। और 5-6 दिन का ये जो विजिट है,
इसमें बहुत सारे डिस्कशंस और डेवलपमेंट्स फाइनलाइज होने वाले हैं, जो आने वाले दिनों में हमारे सामने आएँगे और देखना होगा कि क्या-क्या आता है। जैसे अभी कुछ-कुछ तो आने लगा है कि न्यूक्लियर प्लांट की बात हो गई है। रशिया की तरफ से ये भी ऑफर है कि उनका एक सुकोई का सू-57 है, मिग का मिग-35 है, दोनों 5th जनरेशन के फाइटर प्लेन प्लेटफ़ॉर्म्स हैं। तो अच्छा इंडिया को एक 5th जनरेशन के 114 प्लेन्स खरीदने हैं, तो उनका ये ऑफर है अभी आ रहा है कि यूएई के साथ रशिया की कुछ बात हुई है और रशिया ये ऑफर कर रहा है कि इंडिया उसकी मैन्युफैक्चरिंग कर ले, यूएई उसमें इनका पार्टनर बन जाए, मतलब पैसा यूएई लगा देगा, टेक्नोलॉजी रशिया दे देगा और फाइटर बन के इंडिया में तैयार होंगे और इंडिया उसको परचेज कर सकता है अपनी एयरफोर्स के लिए और उस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में इंडिया भी पार्टनर होगा। तो एक अच्छा ऑफर है कि जहां पे आपको मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने का पैसा कोई और लगा रहा है, उसकी टेक्नोलॉजी कोई और दे रहा है। आपको सिर्फ एक जमीन देनी है और अपनी ओनरशिप लेनी है और बना करके वो प्लेन्स आपको मिल जाएंगे, वो भी 5th जनरेशन के लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के। तो इस टाइप का और इस टाइप का और भी दूसरे वेपन प्लेटफॉर्म्स में रशिया बात करेगा। अभी हो सकता है कि 5-6 दिन के बाद जो जयशंकर साहब वापस आएंगे और जो निकल के सामने आएगा, तो हो सकता है कि इसी मॉडल में कि कहीं सऊदी अरब इन्वेस्ट कर रहा है, कहीं पे यूएई इन्वेस्ट कर रहा है और रशिया टेक्नोलॉजी दे रहा है और हमारे यहाँ सपोज हाइपरसोनिक मिसाइल्स की टेक्नोलॉजी आने आने का हो या नए जो टैंक्स हैं उसकी टेक्नोलॉजी, उनका अर्माटा टैंक जो है रशिया का, वो बड़ा लेटेस्ट टैंक है। मतलब अभी यूक्रेन वॉर में अमेरिका वगैरह बड़ी कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से एक अर्माटा टैंक उनके हाथ लग जाए, क्योंकि वो भी एक बड़ा मॉड्यूलर टाइप का उन्होंने प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है कि जिसको टैंक की तरह भी यूज किया जा सकता है, मिसाइल लॉन्चर्स की तरह यूज किया जा सकता है और भी कई एप्लीकेशंस में यूज किया जा सकता है उस एक ही प्लेटफॉर्म को। तो उस टाइप की टेक्नोलॉजीज, उस टाइप के इक्विपमेंट और इस टाइप की चीजों के लिए भी ऑफर्स आ सकते हैं या हो सकता है कुछ वो फाइनलाइज करके आए वहां से। तो देखना होगा क्या है कैसा है। बाकी मेरे हिसाब से जो यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको भी एक बार रशिया विजिट करके आना चाहिए और देखना चाहिए वहां पे क्या अपॉर्चुनिटीज हैं। बहुत सारी ओपन हुई हैं। सिंपल जैसे कारें वहां पे बहुत सारी हैं, लोगों के पास महंगी महंगी कारें हैं, लेकिन अचानक से ये सारी कंपनीज छोड़ के चली गई हैं तो सबके सर्विस सेंटर्स बंद हो गए। आज अगर कोई अच्छी ऑटोमोबाइल रिपेयर की वर्कशॉप बड़े शहरों में वहां के ओपन कर देता है रशिया के, तो उनको बिजनेस की कमी नहीं है, क्योंकि उन गाड़ियों को सर्विस चाहिए और सर्विस सेंटर्स नहीं है, उसके स्पेयर पार्ट्स नहीं आ पा रहे हैं और इंडियंस ये जुगाड़ आराम से कर लेते हैं। तो बहुत सारी चीजें, क्योंकि जैसे अब मर्सिडीज है, बीएमडब्ल्यू है, ऑडी है, ये सब वहां पे कारें बेचते थे, ये सब जा चुके हैं, लेकिन इनकी इंडिया में गाड़ियां बिक रही हैं, इनके स्पेयर पार्ट्स इंडिया में अवेलेबल हैं। तो कोई यहाँ से जाकर के वहां पे वर्कशॉप खोल सकता है, इन गाड़ियों को सर्विस कर सकता है, स्पेयर पार्ट्स इंडिया से अरेंज करके ले जा सकता है। तो इस टाइप की बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं जो कि इमर्ज हो रही हैं। आगे देखते हैं क्या होता है, बट इट इज अ गुड साइन। सो लेट अस होप कि सब कुछ पॉजिटिव होगा एंड एक क्लियर इंडिया ने स्टैंड लेना शुरू कर दिया है अपनी इंटरनेशनल पॉलिसीज को लेके। नमस्कार, धन्यवाद, जय श्री राम।